सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर से संबंधित सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसलिए कि हम लोग इस सेशन में ग्रेविटेशन से संबंधित एनसीईआरटी के भी प्रॉब्लम क्वेश्चन करेंगे और साथ में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो पाए। और साथ ही मेरे मित्र, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित पीडीएफ इसका कहाँ मिल जाएगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन को शुरू करने से पहले आप सबों को एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आप सबों को कल के सेशन में बताया था कि अगर आप चाहें तो रुक्मिणी साइंस 3100 वॉल्यूम 2 को मात्र 20 दिन में खत्म कर सकते हैं। आप कहेंगे गुरुजी ये क्या संभव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ध्यान में रखिएगा कि इस वॉल्यूम 2 वाले बुक में आपको ग्रुप डी एग्जाम 2022 के, यानी कि आप कह सकते हो ग्रुप डी 2022 के टोटल 70 सेट दिए हुए हैं और मेरे मित्र इसी 70 सेट को आपको कंप्लीट करना है। इसमें जेई और ग्रुप डी 2018 के जो सवाल दिए हैं उससे आपको अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जेई 2019 और ग्रुप डी 2018 के बहुत सारे सवाल आप लोगों ने करा है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ग्रुप डी 2022 का। आप कहेंगे गुरुजी 70 सेट इस 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, आप तो एकदम बवाल वाला बात कर दिए, कैसे होगा? तो मेरे मित्र, मैंने आपको समझाया था कि इस ग्रुप डी 2022 के 70 सेट में मेरे मित्र अगर आप 1 से लेकर के 40 तक के सेट को कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद जो आपका सेट है उसमें आप देखेंगे कि 80% सवाल क्या है, तो सर 1 से 40 तक जो आपने बनाया है सर उसका रिपीटेड है। तो 80% सवाल को छोड़ करके अगर आप प्लस 5 सेट न्यू क्वेश्चन के और कर लेते हैं, 5 सेट न्यू क्वेश्चन के और कर लेते हैं, तो मेरे मित्र ओवरऑल आपका 70 सेट जो है ग्रुप डी 2022 का वो बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे मित्र, अगर आप हमारे साथ जुड़ करके इस रुक्मिणी साइंस 3100 के वॉल्यूम 2 को 20 दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको 99% खर्चा करना होगा, बहुत ज्यादा नहीं है। और मेरे मित्र, केवल और केवल आज 12 बजे रात तक आप हमारे साथ इस रेलवे साइंस प्रैक्टिस बैच में जुड़ करके मेरे मित्र क्या कर सकते हैं, इस वॉल्यूम 2 को मात्र 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 33 क्लास आपका हो चुका है सर इस बैच में, और मेरे मित्र 7 + 5 यानी कि 40 सेट तक आपका कंटिन्यू हो जाएगा, प्लस 5 सेट जो न्यू होंगे, 30 सेट में से जो छांटा हुआ क्वेश्चन होगा वो करवा देंगे। मतलब आपका ये बैच जो है वो 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा अगर आप चाहो तो। पूरा लेक्चर आपका पड़ा हुआ है, बस जरूरत क्या है आपको बैच में आकर के वीडियो स्टार्ट करने की, यानी कि वीडियो देखना शुरू करने की। ध्यान में रखिएगा कि ये केवल और केवल 90 रुपीज का लाभ आप आज 12 बजे रात तक उठा सकते हैं। आपको इसमें कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। आप द लॉजिकल साइंस ऐप डाउनलोड करेंगे और मेरे मित्र उस पर रजिस्टर्ड होने के बाद जब रेलवे एग्जाम में जाएंगे और वहां इस बैच में आएंगे तो आप क्या करेंगे सर 99 में इसको परचेज कर सकते हैं, बगैर कोई कूपन कोड के, बगैर कोई तामझाम के। बहरहाल मेरे मित्र, हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन आप सबों के सामने ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकेंड में धरती पर आ गिरती है। परिकलन में सरलता के लिए जी का मान 10 मीटर/सेकेंड² लीजिए। और मेरे मित्र, आपको यहां पे पहले आंसर बताना है कि धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी, 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी। और तीसरा है आपका क्वेश्चन कि धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है, और ऑप्शन दिया हुआ है। आपके मन में आएगा कि गुरुजी क्या ऐसे सवाल, इतना लंबा सवाल हमारे एग्जाम में आएगा? बिल्कुल आएगा मेरे मित्र। यह सवाल लंबा नहीं है, मैं आपको कई बार बताया हूं कि रेलवे एग्जाम में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं सर वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। और मेरे मित्र, मैंने पूरे फिजिक्स का फॉर्मूला आप सबों को कराया है और उसमें ग्रेविटेशन चैप्टर का भी फॉर्मूला कराया था। अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो सर ये जो 3 क्वेश्चन आपको यहां पे दिख रहे हैं इसको आप 3 लाइन में जवाब दे सकते हैं, यानी कि 3 लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो गौर से देखिएगा कि कहा जा रहा है कि एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है। कोई कगार है मान लीजिए, और यहां से सर कार गिर रहा है और धरती पे कितना देर में आ रहा है सर? टी हमारा दिया हुआ है 0.5 सेकंड, और जी का वैल्यू कितना लेना है? चला जी का वैल्यू 10 मीटर/सेकेंड² लेना है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी, यानी कि मेरे मित्र जब ये गिर रहा होगा तो कहीं ना कहीं 0 से स्टार्ट किया होगा, यानी कि इसकी जो प्रारंभिक वेग है वो क्या हो गई? आप कहेंगे 0। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब ये अर्थ यानी कि पृथ्वी से टकराया होगा तब इसकी चाल क्या रही होगी, टकराते समय इसकी चाल क्या रही होगी? तो आप कहेंगे गुरुजी हमें भी निकालना है।
और मेरे मित्र आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी चूंकि कार जो है वो ऊपर से गिर रहा है, कार क्या हो रहा है, ऊपर से गिर रहा है, और हम सबों को मालूम है कि अगर प्रारंभिक वेग 0 हो, अगर प्रारंभिक वेग 0 हो तो v इक्वल टू क्या होता है, आप कहेंगे gt, g का वैल्यू कितना है चला 10, और टाइम कितना है 0.5 सेकेंड। ये पॉइंट हटा दो, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहां पे जो कहा जा रहा है कि धरती पर टकराने के समय कार की चाल क्या होगी, आप सभी कह सकते हैं कि गुरुजी धरती पर टकराने के समय कार की चाल 5 मीटर पर सेकेंड होगी। बताओ, इसको बनाने में समय लगा। अब फिर इसी तरीके से कह रहा है कि 0.5 सेकेंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी। आपको मैंने बताया है कि अगर वस्तु एक समान रूप से त्वरित हो रही होती है तब जो उसकी औसत वेग होती है उसके प्रारंभिक और अंतिम वेग का क्या होता है, आप कहेंगे माध्य होता है। तो भाई मेरे, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई कार किसी कगार से गिर रही है, तो आप कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गिरेगी। किसके अधीन, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गिरेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु एक समान रूप से त्वरित हो रही है, और एक समान रूप से त्वरित होने के लिए जो वस्तु होता है उसकी औसत चाल आप कैसे निकालते हैं, आप सभी कहते हैं गुरुजी u प्लस v बटा 2 से निकालते हैं। चला जी, आपका जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसमें प्रारंभिक वेग आपका क्या है, आप कहेंगे सर 0, तो हम यहां औसत चाल इक्वल टू चला, औसत चाल इक्वल टू 0 प्लस अंतिम वेग कितना निकाले हैं, तो सर अंतिम वेग हमारा 5 मीटर पर सेकेंड है, तब 5 अब बटा क्या हो जाएगा 2। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 5 बटा 2, यानी कि जो हमारा औसत चाल हो जाएगा वो 2.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। औसत चाल कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब कह रहा है कि धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है, मतलब ये जो अर्थ है, अर्थ से इस कगार की ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है। बताओ चला, ना बनेगा, क्या कहोगे कि गुरुजी आपने तो बताया है कि अगर ऊपर से वस्तु गिर रही है तो हम सभी कहेंगे कि जो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण होगा वो धनात्मक माना जाएगा, और आप कहिएगा कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि h इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है। चूंकि प्रारंभिक वेग हमारा 0 है तो हम कह सकते हैं कि गुरुजी h इक्वल टू यहाँ 0 इंटू टी 0 हो जाएगा मेरे मित्र, हाफ gt स्क्वायर के बराबर होगा। हाफ गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू 10 है, टाइम आपका 0.5 इंटू 0.5 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा काटने खोटने में, तो परेशान नहीं होना है चिल्ला, ज्यादा लोड नहीं लेना है। 1/2 इंटू 10 0.5 इंटू 0.5, पॉइंट हटा दो नीचे 10 आएगा, यहां भी पॉइंट हटा दो नीचे 10 आएगा, ये 10 एकरा लेके चल जाएगा। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी ये हो जाएगा हमारा 25, ये क्या हो जाएगा 25 बटा 10 दूना 20। अब मेरे मित्र 25 5 का 20, ये हो गया 5 बटा 4 और 1.25 मीटर। आप कह सकते हो कि सर जो कगार और धरती के बीच की ऊंचाई है वो कितना है 1.25 मीटर। 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो चला इतने आएगा। तो क्या देख रहे हैं आप सभी, देख रहे हैं कि जो सवाल आपसे पूछा गया कि धरती पर टकराते समय कार की चाल, तो आपने कहा गुरुजी 5 मीटर पर सेकंड, 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल, तो आपने कहा गुरुजी 2.5 मीटर पर सेकंड, और फिर मेरे मित्र पूछा गया कि धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है, तो आपने कहा 1.25 मीटर की ऊंचाई पर है। तो चलो जी आप बता दो सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 5 मीटर पर सेकंड, 2.5 मीटर पर सेकंड और 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये सवाल आपको सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जो फॉर्मूला है वो इसको क्या कर दे रहा है सर, आसान कर दे रहा है। और रेलवे एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्या है, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। परिकलन कीजिए कि वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई, तथा आपसे यह भी कहा जा रहा है कि वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय क्या है। मेरे भाई आपसे सवाल यह करा जा रहा है कि कोई वस्तु है जिसको ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, और जब ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना मीटर ऊंचा जाता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी ये 10 मीटर ऊंचा जाता है। कितना, 10 मीटर ऊंचा जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जी का वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लेंगे, आप सभी कहेंगे गुरुजी जो मानक है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लेंगे। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई, यानी कि वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है और वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लिया गया समय क्या है। तो मेरे मित्र पहले तो हमें यह कोशिश करना होगा,
पहले तो हमें यह कोशिश करना होगा कि गुरुजी ये प्रारंभिक वेग कैसे निकलेगा। भाई मेरे आप सबों को मैंने बताया है कि जब भी कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी और अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो उसका जो अंतिम वेग है वो कुछ देर के लिए 0 हो जाएगा। आप कहेंगे यहां भी 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो भैया आप सबों को मालूम है कि v² इक्वल टू u² माइनस 2gh हो जाएगा। अच्छा माइनस 2gh कहा लिखे, क्योंकि सर वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो आपका जो अंतिम वेग है वो 0 का स्क्वायर हो जाएगा और u² माइनस क्या होगा, आप कहेंगे 2gh, ये हो जाएगा सर माइनस u² इक्वल टू माइनस 2gh, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और आप सभी कहेंगे कि गुरुजी u² इक्वल टू हो जाएगा, u² इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 9.8 और ऊंचाई कितनी है सर जी 10 मीटर, ये पॉइंट हटा दीजिए मेरे मित्र, ये 10 और ये 10 कैंसिल, u² इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी 196 मीटर और मेरे मित्र ये u² इक्वल टू 196 मीटर है, u इक्वल टू क्या होगा, आप कहेंगे रूट अंडर 196 और चला जी 196 का आप क्या कहिएगा कि जो रूट होगा सर वो 14 होगा। मतलब जो सवाल आपसे करा जा रहा है कि वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है और 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, परिकीलन कीजिए कि वस्तु किस वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी वस्तु जो है वो 14 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई, यानी कि जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है चला 14 मीटर पर सेकंड है। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय, कोई लाग लपेटा नहीं लगाना है। याद कीजिए मैंने आपको बताया है कि जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसके उच्चतम बिंदु में, उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में जो लिया गया समय होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में जो लिया गया समय होता है वो u/g के बराबर होता है। यानी कि यहां पे जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो वस्तु है उसको उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो आप सभी क्या कहेंगे गुरुजी t इक्वल टू हमारा u/g होता है। t इक्वल टू क्या होता है चला u/g। अच्छा u कितना है, आप कहिएगा गुरुजी 14, u कितना है 14, तो आप सभी कहेंगे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट से उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय t इक्वल टू u/g 14/10, ये क्या हो जाएगा चला, आप कहिएगा गुरुजी उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो 1.4 सेकंड होगा। कितना होगा 1.4 सेकंड। तो देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में 14 मीटर पर सेकंड और 1.4 सेकंड दिया हुआ है। आप कहेंगे गुरुजी पहले ऑप्शन में 14 मीटर पर सेकंड और t जो है वो हमारा 1.43 सेकंड दिया हुआ है, ये तो ठीक है। दूसरे में सर 18 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तीसरे में 20 मीटर पर सेकंड और चौथे में जो आपका u है 70 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप क्या कहिएगा गुरुजी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला मालूम है, सवाल आपसे 100% बनेगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही सरल सा सवाल कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। आप सबों को मालूम है कि भार यानी कि वेट इक्वल टू क्या होता है, आप सभी कहेंगे mg होता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है और g का वैल्यू अगर हम 9.8 ले लें तो आप सभी कहेंगे गुरुजी पॉइंट हटा के w इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 98 न्यूटन। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। आप सबों को मालूम है कि चंद्रमा पर घूर्ते त्वरण का मान 1/6 हो जाता है, तो किसी भी वस्तु का जो भार होगा चंद्रमा पर वो पृथ्वी के भार का 1/6 होगा। तो भाई मेरे हम सभी इसको लिखते भी है कि WM यानी कि वेट ऑन मून इक्वल टू सर WE/6। क्या लिखते हैं WE/6 यानी कि वेट ऑन अर्थ बटा 6। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी वेट जो है पृथ्वी के सतह पर वो 10 न्यूटन है, तो ये 10/6 हो जाएगा और सॉल्व करेंगे तो 1.66 आएगा, जिसको आप 1.67 न्यूटन कह सकते हैं। और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 कि आर त्रिज्या के पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार शून्य होता है, अनंत होता है, पृथ्वी के पृष्ठ पर भार का r गुना होता है, पृथ्वी के पृष्ठ पर भार का 1/r² गुना होता है। क्या कहोगे कि गुरुजी यहां पे कहा जा रहा है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार, और हम सबों को मालूम है कि जो भार होता है वो W = mg होता है और भार गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है और गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है और पृथ्वी के सेंटर पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी वहां पे भार भी क्या होगा 0, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है और गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है और पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना, आप कहिएगा 0,
तो सर जब गुरुत्वीय त्वरण ही जीरो है तब भार क्या हो जाएगा? आप कहेंगे जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में पूरा डूबने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है, पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार होगा। मेरे भाई इसको ऐसे समझना आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू कि ये आपका कोई बीकर है जिसमें जल भरा हुआ है, और मेरे मित्र ये कोई पिंड है जिसका हवा में भार कितना है? हवा में भार कितना है? हवा में इसका भार दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 न्यूटन है, लेकिन जैसे ही इस पिंड को इस वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, पिंड को कहां डिसॉल्व किया जाता है? वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, तो इसका भार कितना हो जाता है सर जी? 8 न्यूटन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विस्थापित जल का भार होगा, क्या कहते हैं कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम सभी कहते हैं कि जब किसी भी वस्तु को पूर्णतः या आंशिक रूप से जल में डुबोया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी आती है, और यह आभासी कमी उसके द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होता है। तो यह 10 न्यूटन हवा में था, जैसे ही पानी में गया तो 8 न्यूटन हो गया। मेरे मित्र इसका जो विस्थापित जल है वो कितना होगा? आपके गुरुजी 10 माइनस 8 न्यूटन, मतलब सही आंसर हमारा कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 2 न्यूटन। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि कोई लड़की 7 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बॉक्स पर 3 ढंग से खड़ी होती है। बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब तब अधिकतम होगा जब आधार लंबाई व चौड़ाई से बना हो, फिर है कि तब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ाई व ऊंचाई से बना हो, तब अधिकतम होगा जब आधार ऊंचाई व लंबाई से बना हो, उपरोक्त तीनों प्रकरण में समान होगा। आप सभी कहेंगे गुरुजी ये क्या बात हुई? यहां पे क्वेश्चन में है कि कोई लड़की 60 सेंटीमीटर लंबे और 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बॉक्स पर 3 ढंग से खड़ी है। तो पहला तो ये ध्यान दो कि ये मान लो कि आपका कोई एक बॉक्स है, ये क्या है? आपका कोई एक बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स पे जो लड़की खड़ी है, इस बॉक्स पे जो लड़की खड़ी है, सर इस बॉक्स का डायमेंशन क्या दिया हुआ है? तो सर ये 60 सेंटीमीटर लंबा है और 40 सेंटीमीटर चौड़ा है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है सर जी? 20 सेंटीमीटर। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि जब इस पे लड़की 3 ढंग से खड़ी होगी तो सर बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा? आप सबों को मालूम है कि गुरुजी प्रेशर इक्वल टू फोर्स बटा एरिया होता है। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बटा एरिया। और हम इसीलिए कहते हैं कि जो दाब है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये हुआ क्षेत्रफल बढ़ेगा, आप कहेंगे दाब घटेगा, अगर क्षेत्रफल घटेगा आप कहिएगा दाब बढ़ेगा। क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि जब लड़की 60 सेंटीमीटर लंबे और 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बॉक्स पर 3 ढंग से खड़ा होती है तो बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब तब अधिकतम होगा जब आधार लंबाई व चौड़ाई से बना होगा। मेरे भाई आपको यह समझना होगा कि जब ये 60 सेंटीमीटर लंबा और 40 सेंटीमीटर चौड़ा है तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, आप कहिएगा 2400 सेंटीमीटर। अब 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर ये पूरा इसका क्या हो गया? आप कहेंगे मैक्सिमम क्षेत्रफल। तो मेरे मित्र जब मैक्सिमम क्षेत्रफल की केस होगी तो आप क्या कहिएगा कि सर दाब जो है यहां पे क्या होगा? कम उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घट जाएगा। अब आपके क्वेश्चन में यह है ऑप्शन में कि बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब तब अधिकतम होगा जब आधार लंबाई व चौड़ाई से बना हो। अगर आप देखेंगे तो यहां पे कहा जा रहा है कि बॉक्स द्वारा दाब तब अधिकतम होगा जब आधार किससे बना हो? लंबाई व चौड़ाई से। लंबाई 60 सेंटीमीटर और ये आपका कितना है? 40 सेंटीमीटर। आप कहेंगे सर जब इससे आधार बना होगा तो क्षेत्रफल हमारा 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है? आप कहेंगे ज्यादा, तो यहां पे हमारा दाब अधिकतम नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में है कि तब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ाई व ऊंचाई से बना हो। आधार किससे बना हो? तो सर आधार चौड़ाई और ऊंचाई से बना हो। तो सर आधार जब चौड़ाई और ऊंचाई से बना होगा तो इस केस में जो आपका क्षेत्रफल होगा आप कहेंगे 40 गुना 20 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना? 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि इस केस में कितना हो रहा था सर जी? 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मेरे मित्र तीसरे में कहा जा रहा है कि तब अधिकतम होगा जब आधार ऊंचाई व लंबाई से बना हो। तो मेरे मित्र आधार आपका किससे बना हो? ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और लंबाई 60 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा? आप कहिएगा 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कह रहा है कि उपरोक्त तीनों प्रकरण में समान होगा। आप कहेंगे गुरुजी ये तो गलत है, तीनों प्रकरण में अलग अलग होगा। और हम अपने सर दिव्य दृष्टि से देख पा रहे हैं कि चूंकि प्रेशर एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो सर यहां पे एरिया ज्यादा है
तो यहां पे दाब मैक्सिमम नहीं होगा, यहां पे भी एरिया ज्यादा है, दाब मैक्सिमम नहीं होगा, यहां एरिया दोनों से कम है, यहां पे दाब मैक्सिमम होगा। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लो चिल्ला। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है। मेरे मित्र ये मार्कर है, यहां से छोड़े, यहां हथेली तक आया, ये पृथ्वी पर गिरा, किसके वजह से? तो मार्कर और पृथ्वी के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इसके वजह से। कह रहा है कि यदि पृथ्वी के द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण F1 है तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिमाण F2 है, तो F2 की तुलना में F1 बहुत अधिक होता है, F1 की तुलना में F2 बहुत अधिक होता है, F2 की तुलना में F1 केवल थोड़ा अधिक होगा, F1 और F2 बराबर होते हैं। मेरे मित्र मैंने अपने थ्योरी वाले लेक्चर में कई बार आपको मैंने बताया है कि गुरुत्वाकर्षण बल जब हम लोग पृथ्वी पर उपस्थित किसी दो वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं तो बहुत नग्न नजर आता है, लेकिन अगर द्रव्यमान हमारा बहुत ज्यादा हो, मतलब दो वस्तु के बीच में द्रव्यमान जो है आप उसकी तुलना सूर्य और पृथ्वी या आप कह सकते हो दो ग्रह की करो, तो वहां पे आपको गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा महसूस होगा। मेरे मित्र आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम किसी भी चीज को सर ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चलते नीचे आता है। हम सभी कहते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे खींचता है, पृथ्वी उसको अपनी ओर एक बल से खींचता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि फ्री फॉल ऑब्जेक्ट में न्यूटन का थर्ड लॉज ऑफ मोशन भी काम करता है, और न्यूटन का थर्ड लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब कोई सेब अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो सर सेब की भी ये टेंडेंसी है कि वो पृथ्वी को उतने ही बल से अपनी ओर खींचेगी। हाँ ये अलग बात है कि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि पृथ्वी को उठता हुआ नहीं देख पाते हैं। लेकिन जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो तो यहां पे भी लगेगा। कोई भी वस्तु है ऊपर से नीचे गिराएंगे तो आप क्या कहेंगे कि सर जितना बल से पृथ्वी उसको खींच रही है उतना ही बल से वो भी वस्तु को ऊपर की ओर खींच रहा है, लेकिन पृथ्वी हमको ऊपर की ओर उठता हुआ नहीं मालूम पड़ता है क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? ज्यादा है। आपको मालूम है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके त्वरण का विरोध करता है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान क्या करता है? उसके त्वरण का विरोध करता है। तो मेरे मित्र पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है और सेब का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा नग्न माना जाता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सेब हमें नीचे गिरता हुआ मालूम पड़ता है जबकि पृथ्वी हमें ऊपर उठता हुआ मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों पे विपरीत और बराबर परिमाण के बल लग रहे होते हैं। मतलब अगर सर पृथ्वी द्वारा सेब पर F1 बल लगाया जा रहा है तो सेब द्वारा पृथ्वी पर F2 बल लगाया जाएगा, दोनों क्या होगा? मैग्नीट्यूड में सेम होगा लेकिन विपरीत डायरेक्शन में लगेगा, एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर। तो वही कहा जा रहा है कि कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण F1 है तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिमाण F2 है, तो ये दोनों बल क्या होंगे? आप कहेंगे गुरुजी परिमाण में बराबर होंगे, यानी कि F1 व F2 बराबर होंगे। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। किस नियम के हिसाब से? आप कहेंगे न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है चिल्ला कि किसी पिंड को बारी बारी से विभिन्न घनत्वों के 3 द्रवों में रखा जाता है। वह पिंड D1, D2, D3 घनत्वों के द्रवों में क्रमशः 1/9, 2/11 तथा 3/7 भाग को द्रव से बाहर रखते हुए तैरता है। घनत्व के विषय में कौन सा कथन सत्य है? मेरे मित्र तीनों घनत्व दिया हुआ है और इसके विषय में आपको कौन सा कथन सत्य है यह बताना है। सिंपली जो घनत्व दिए हुए हैं उसका सर सही आरोही या अवरोही क्रम क्या होगा यह बताना है। बताओ ना बनेगा क्या कहिएगा कि गुरुजी सबका पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे, 1/9 कितना होता है, 2/11 कितना होता है, 3/7 कितना होता है, और फिर हम लोग उसको क्या करेंगे सर उसका जो बढ़ते या घटते क्रम है उस हिसाब से अरेंज कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सबों के ऊपर छोड़ता हूं चिल्ला जी। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10 कि एक गोली को 196 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है। बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी? मान ले कि G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे मित्र बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, आपको इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो। सिर्फ ये देखो कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो गोली है वो 196 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर फायर की जाती है। तो आप कहेंगे गुरुजी प्रारंभिक वेग 196 मीटर पर सेकंड है, जी का वैल्यू कितना लेना है? सर जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी, मतलब H = व्हाट।
आपको मैंने बताया है, क्या बताया है कि अगर हमें मैक्सिमम हाइट निकालना हो तो हम सीधे सीधे फॉर्मूला क्या लगाएंगे सर जी, यू स्क्वायर बटा 2g। कंठाग्र कर लेना चला, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताए हैं, सब बताए हैं। महत्तम ऊंचाई ना ज्ञात करना है तो h इक्वल टू यू स्क्वायर बटा 2g कहेंगे। u कितना है 196, तो 196 का स्क्वायर होगा तो 196 गुना 196 बटा क्या हो जाएगा चला 2 इंटू 9.8। कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, पॉइंट हटा तो चला, ऊपर में कहिएगा एक जीरो दे दीजिए सर, 98 दूना 196, ये तू एकरा लेके भाग जाएगा चला, और h इक्वल टू आप कहिएगा 1960 मीटर न हो जाएगा गुरुजी। तो बताइए इसमें कोई हर हर कचकच है? आप लोग न्यूमेरिकल के लिए परेशान होते हैं, कोई हर हर कचकच नहीं, हमको कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला मालूम है, बैठा देंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो सर, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन लेकिन कई बार आपसे पूछा गया है। आप सभी ध्यान में रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो वैल्यू है उसको 3 डिजिट, दशमलव के 3 डिजिट तक याद रखना है। क्या कहा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होगा? आप सभी कहेंगे 6.6734 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो जी है इसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक बोलते हैं, और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सार्वत्रिक नियतांक है मतलब ये किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। ये यहां पे मैं लिख दूं, ये किसी भी कारक पर निर्भर नहीं करता है, बोले तो डिपेंड नहीं करता है। और मेरे भाई आप सभी ये याद रखना कि जी का वैल्यू आप कहीं पर भी चले जाओगे इसमें आपको कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, जी इक्वल टू फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? चूंकि F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर कहते हैं चला, तो आप सभी ये ध्यान में रखना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जी m1 इंटू m2 इक्वल टू एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, और जी इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। तो ये जी के लिए चला जी फॉर्मूला है, क्या है? जी के लिए फॉर्मूला है। बस एक छोटा सा हिंट ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर कोई दो वस्तु एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो और वस्तु क्या हो सर 1-1 केजी का हो, तो उसके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो कितना होगा? आप कहेंगे 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन। क्या कहिएगा? -11 न्यूटन। कैसे हो जाएगा सर जी? तो भाई मेरे फॉर्मूला है F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। तो चला जी अगर हम F निकालना चाहें तो जी मास कितना, तो आप कहेंगे 1 गुना 1, एरिया कितना 1 का स्क्वायर। क्या कर लोगे एकरा चला सॉल्व करके, सब वैल्यू एक क्या आएगा, तो F इक्वल टू जी ना हो गया, F इक्वल टू जी ना हो गया। बस याद रखेंगे कि यहाँ पे जी का जो वैल्यू है उसके साथ न्यूटन लगा देंगे। तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाए कि दो 1-1 केजी की वस्तु एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का मान होगा, तो आपके ऑप्शन में अगर जी के बराबर दिया हुआ है तो आसानी से टिक कर दीजिएगा, अगर वैल्यू दिया हुआ है न्यूटन लगा हुआ है तो उसको आसानी से टिक कर दीजिएगा, आपका आंसर 100% सही होगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि मान ले कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात से प्रतिलोमतः बदलता है तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने वाले ग्रह की काल अवधि। मेरे मित्र ये बहुत ही आपका वीवीआई सवाल है, और आप सभी ध्यान में रखिएगा कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल दूरी n घात से प्रतिलोमतः बदलता है तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने वाले जो ग्रह होंगे उसकी जो काल अवधि होगी वो किसके समानुपाती होगी? तो सर T जो है वो डायरेक्टली समानुपाती होती है r टू द पावर n+1 बटा 2, और ये रिलेशन ही आपको 1 नंबर दिला देगा। चला ये रिलेशन आप सिर्फ ध्यान में रख लीजिएगा कि जो ग्रह की काल अवधि होती है वो किसके समानुपाती होती है? r इंटू r टू द पावर n+1 बाई 2 के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उसके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल आप सभी क्या कहिएगा? गुरुजी F इक्वल टू m1 इंटू m2 होता है। अब द्रव्यमान को ही आधा कर दे रहे हैं, द्रव्यमान को ही हम लोग क्या कर दे रहे हैं? आधा कर दे रहे हैं, तो आप सभी क्या कहिएगा? आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी F इक्वल टू हो जाएगा g m1 बटा 2 इंटू m2 बटा 2, अब बटा क्या होगा आर स्क्वायर। चला अब ये g इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 अब बटा 4 इंटू आर स्क्वायर। चला जी इसको 1 बटा 4 g
m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर न कह सकते हैं सर, इसको 1/4 f न कह सकते हैं, इसी को f/4 न कह दें, आप कहेंगे गुरुजी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, f/4 हो जाएगा। मतलब द्रव्यमान आधा तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान आप कहिएगा चौथाई रह जाएगा, द्रव्यमान आधा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, आप कहेंगे चौथाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी समान दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए। मेरे मित्र आप सभी कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच समान दूरी जो है वो 6 गुना अधिक हो जाए तो f क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/6 स्क्वायर। आप सभी कहेंगे गुरुजी f जो है वो हमारा 136 गुना कम हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल मेरे मित्र क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड है, बताइए ना बनेगा, क्या कहिएगा कि गुरुजी उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय t इक्वल टू यू बटा जी होता है, u हमारा 25 है, जी का वैल्यू 10, कितना हो जाएगा चला, आप कहिएगा 2.5 सेकेंड। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देख लो क्वेश्चन नंबर 16 कि गुरुत्व जी के कारण त्वरण, आप सभी कहते हैं गुरुजी जी इक्वल टू जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर होता है, तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होता है, तो क्या कहिएगा कि गुरुजी चूंकि g इक्वल टू जी एम बटा आर स्क्वायर कह रहे हैं, तो हम यहां पे ये जी को क्या कहते हैं सर, सार्वत्रिक नियतांक है, तो ये अनुपातिक किसके हुआ, m बटा आर स्क्वायर के, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 कि मान ले कि एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है और त्रिज्या 1/3 के बराबर है, हो, और कह रहा है कि यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण कारण त्वरण जी है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा, बताओ ना बनेगा, क्या कहोगे कि गुरुजी जब यहां पे पृथ्वी के सापेक्ष में ग्रह की द्रव्यमान दी गई है और त्रिज्या दी गई है तो गुरुत्व त्वरण ना आएगा, निकाल के रहेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा काल्पनिक ग्रह है तो कल्पने में सोचिए कि इसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है, तो मेरे मित्र हम यहां पे लिख दे रहे हैं ग्रह का मास यानी कि m क्या होगा me बटा 2, क्योंकि पृथ्वी के द्रव्यमान के आधे के बराबर है। अच्छा यह ग्रह के त्रिज्या, तो आप कहेंगे त्रिज्या 1/3 है यानी कि r बटा 3 है, यहां पे re बटा 3 कर दीजिए। अब चूंकि आप सबों को मालूम है कि g इक्वल टू क्या होता है सर जी, जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर होता है, तो g डैश ना निकालना है, चला g तो रहबे करेगा, कहीं भी जाए ना बदलेगा, क्यों, क्योंकि सर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। एम ई के जगह आप कहिएगा सर जी एम ई बटा 2 हो जाएगा, आर ई स्क्वायर के जगह आप कहिएगा गुरुजी आर ई बटा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, लो न चला, अब हो गया ये कल्याणे है, जी एम ई बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी एक स्क्वायर करेंगे तो आर ई स्क्वायर बटा 9 होगा, तो लो ना 9 को ऊपर लिख देते हैं, आर ई स्क्वायर को नीचे, क्या कहिएगा कि गुरुजी 9 बटा 2 जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर हो जाएगा, और इसी को 9 बटा 2 जी लिख सकते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9/2 जी। मेरे मित्र ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका खास ख्याल रखिएगा, कुछ दम नहीं है, बस फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन है। मैं बार बार कह रहा हूं फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन, फॉर्मूला आपको याद है, क्वेश्चन आपसे 100% बनेगा, न्यूमेरिकल में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या की 1/10 ऊंचाई पर त्वरण मान लगभग क्या होगा, क्या कहिएगा कि गुरुजी जब त्रिज्या बहुत कम है तो जो गुरुत्वीय त्वरण में बदला हुआ मान होता है वो किसके बराबर होता है, जी डैश इक्वल टू जी बटा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर के बराबर होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब चला जी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पृथ्वी के त्रिज्या की 1/10 ऊंचाई पर, तो मेरे मित्र ये जी यहां पे पृथ्वी की त्रिज्या आर रहे ही देते हैं, और नीचे क्या होगा आर ई अब बटा आर ई का 1/10, आर ई का 1/10, तो क्या कहिएगा कि गुरुजी ये हो जाएगा आर ई बटा 10 का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना चला जी डैश इक्वल टू जी इंटू आर ई, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे जोड़ेंगे तो क्या कहिएगा कि 10 आर ई, एक आर ई यहां पे है तो 11 आर ई,
11 आर ई बटा क्या हो जाएगा 10, 11 आर ई बटा 10, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब मेरे मित्र इसको अंदर में ही सॉल्व कीजिएगा, ब्रैकेट में ही आर ई बटा हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 बटा 11 आर ई, और मेरे भाई आप सभी कहेंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आर ई इसको कैंसिल करेगा बिल्कुल, और जी का वैल्यू 9.8। अच्छा ये 10 बटा 11 का स्क्वायर है, 10 बटा 11 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 21, 121। अब चला जी आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समथिंग आएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। मेरे मित्र कुछ नहीं करना है, 9800 को 121 से डिवाइड कीजिए, आपको आंसर उतना ही मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 कि पृथ्वी की सतह से h गहराई तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है और h जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत बहुत कम है। तो क्या कहिएगा कि गुरुजी ये हमारा पृथ्वी है और ये अगर पृथ्वी का केंद्र है, तो यहां से अगर हम एक लंब खींचेंगे तो ये पृथ्वी का त्रिज्या हो जाएगा। अब यहां जो h ऊंचाई कहा जा रहा है, ये h ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत बहुत कम है, तो हम लगभग में बराबर मान सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। और आपको मालूम है कि पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान आप कहते हैं 0। तो जैसे जैसे ऊपर आएगा उसका गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, आप कहेगा रैखिक ढंग से बढ़ता चला जाएगा। अरे चला क्वेश्चन वही कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से h गहराई पर तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, तो गहराई में जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे ऊपर आएंगे तो पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। आप कहेंगे गुरुजी h के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि 80 मीटर की ऊंचाई से गेंद गिराई जाती है। आहा, गेंद कितना मीटर से गिर रहा है, चला 80 मीटर से। कह रहा है कि चौथे सेकंड में तय की गई दूरी बताओ, तोरा ये खेला लेगा। क्या कहिएगा कि गुरुजी चौथे सेकंड, मतलब एसएन वाला फॉर्मूला हमको मालूम है, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, लेकिन यहां पे a नहीं लेना है, g ले लेना है। क्या कहिएगा कि गुरुजी एसएन इक्वल टू u प्लस g बटा 2 होगा इंटू 2n माइनस 1 होगा। अच्छा प्रारंभिक वेग यहां पे चूंकि 80 मीटर की ऊंचाई से गिर रही है तो प्रारंभिक वेग 0 ही होगा। मेरे मित्र आप सभी ये कह सकते हो कि चूंकि सर वस्तु गिर रही है तो एक बाइक इतना स्पीड थोड़ी हो जाएगा कि पार कर जाएगा केकरो, कहिएगा 0 से स्टार्ट करेगा। तो एसएन इक्वल टू आप कहेगा g बटा 2 इंटू 2n माइनस 1 हो जाएगा। और चला एसएन मतलब चौथे सेकंड में g का वैल्यू 10 लेना है, तो ये 10 बटा 2 हो गया। 2n कितना है चौथे सेकंड में 2 इंटू 4 माइनस कितना हो जाएगा 1, चला 10 बटा 2 ये हो गया। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा, चला गड़बड़ा जाएगा, कहोगे मास्टर गलती पढ़ा दिया, तो 5 होगा। अब ये 5 4 दूना 8 माइनस 1 कितना होगा, तो आप कहिएगा गुरुजी 7 5 35, मतलब सही आंसर सर ऑप्शन नंबर बी। बताओ इजी है या नहीं है, इजी है या नहीं है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 22 कि एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, 3 सेकंड के पश्चात विस्थापन का परिमाप क्या होगा, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या कहिएगा कि गुरुजी h इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर लगेगा। क्या है, तो सर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ही गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो क्या कहेंगे गुरुजी u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, t इक्वल टू 3 सेकंड, g का वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हे हो राजा h इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहिए गुरुजी ऊपर फेंका जा रहा है ना, तो एक हम ऊपर फेंक ही के दिखा दे रहे हैं। कैसे, h इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। क्या कहोगे चला कि गुरुजी h निकालना है, अब 20 इंटू 3 माइनस हाफ इंटू 10, और क्या होगा 3 का स्क्वायर कर लेना, चला यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। आप कहिए गुरुजी 9 हो जाएगा, 2 5 10, अब 20 तिया 60 माइनस 45 कितना हो गया, चला 15 मीटर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए। लंबवत फेंकी गई गेंद, मान लो ये गेंद को ऊपर की ओर फेंके और फिर ये रिटर्न आ गया कहां, पृथ्वी पर आ गया, तो भाई मेरे इसका टोटल विस्थापन आप कहिएगा पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ गया तो टोटल विस्थापन 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0 हो जाएगा। और आप सबों को मालूम है कि इस स्थिति में ऊपर जाने में और नीचे आने में जो लगा समय होगा t डैश, वो किसके बराबर होगा, 2u बटा g के बराबर होगा। किसके बराबर होगा,
2u बटा जी के बराबर होगा। क्वेश्चन में वही कहा जा रहा है कि एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है। तो सर ये जो 10 सेकंड है ये ऊपर जाने और नीचे आने का दोनों का समय है, और मैंने आपको बताया है कि ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय बराबर होता है। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आ रही है, मतलब ये ऊपर 5 सेकंड में जा रही है और फिर ऊपर से नीचे 5 सेकंड में आ जा रही है, तो टोटल इसको 10 सेकंड का समय लग गया। तो मेरे मित्र टोटल विस्थापन 0 है, तो इस केस में आपका ऊपर जाकर नीचे आने में लगा समय कितना है? आप कहिएगा 2u बटा जी है। फेंके जाने की गति बताइए, मतलब प्रारंभिक वेग बताइए। सर प्रारंभिक वेग तो यहां दिया हुआ है, और ये टी डैश का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना है? 10 दिया हुआ है। 2 इंटू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे u तो निकालना है गुरुजी, जी का वैल्यू कितना? 10, तो 2u इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी 100, और u इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप कहेगा 50 मीटर पर सेकंड। u कितना हो जाएगा चला? 50 मीटर पर सेकंड। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेना, क्वेश्चन नंबर 24 कि एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है और वह अधिकतम ऊंचाई h जाती है। h का मान ज्ञात कीजिए। चला होमवर्क है, ये होमवर्क है, हम पढ़ाए हैं इसीलिए होमवर्क दे रहे हैं। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 24 आपके लिए होमवर्क है। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही प्यारा सा सवाल है, और अमूमन छात्र इसका आंसर याद रखते हैं। आपको प्रैक्टिस के तौर पे आंसर नहीं याद रखना है, कैलकुलेशन देख लेना है, बस ध्यान देना। कह रहा है कि एक रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकंड की एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया, और 35 सेकंड यात्रा करने के बाद रॉकेट में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है। चला ध्यान देना कि रॉकेट जो प्रक्षेपित हो रहा है वो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हो रहा है, और 35 सेकंड बाद सर रॉकेट में कोई खराबी आ गई। खराबी आने के वजह से रॉकेट क्या करेगा? आप कहेंगे सर उसका जो इंजन के द्वारा बल लग रहा होगा वो नहीं लगेगा, रॉकेट फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के भांति कार्य करेगा। तो बस यही काम आपका तमाम हो गया कि जब प्रक्षेपित किया गया तो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से 35 सेकंड तक चला, तो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से रॉकेट द्वारा, आप यहां पे लिख सकते हैं रॉकेट द्वारा 35 सेकंड में तय की गई दूरी, 35 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी चला? जब रॉकेट ठीक था तब, तो आप कहिए गुरुजी स्पीड इनटू टाइम, तब 35 सेकंड में, अब 20, तो आप कहेगा 35 दूना 70, मतलब जब तक रॉकेट का इंजन ठीक था रॉकेट 700 मीटर की दूरी पर चढ़ गया था, लेकिन 700 मीटर की दूरी पर जाने के साथ ही 35 सेकंड बाद इसका इंजन क्या हो गया? गड़बड़ा गया, और जैसे ही इंजन गड़बड़ाया तब ये फ्री फॉल के भांति कार्य करेगा। तो मेरे मित्र ये तो आपका कह सकते हो कि सर अचानक से उसका वेग 0 नहीं हो गया, वो कुछ देर चला होगा, तो इस कुछ देर में कुछ तो दूरी कवर किया होगा 700 मीटर के बाद। आप कहेंगे बिल्कुल, तो वो दूरी कैसे निकलेगा? तो मेरे मित्र जब रॉकेट का इंजन खराब हुआ उस वक्त रॉकेट की वेग सर 20 मीटर प्रति सेकंड थी, तो आप यहां पे ये लिख सकते हैं रॉकेट के इंजन खराब होने के बाद, रॉकेट का इंजन खराब होने के बाद जो चला रॉकेट का प्रारंभिक वेग होगा, आप कहिएगा 20 मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि स्थिर वेग से चल रहा है, अचानक से 0 नहीं हुआ होगा। अचानक से 0 होगा, थोड़ा समय लगेगा, तो आप कहिएगा अंतिम वेग तो गुरुजी 0 होबे करेगा चाहे जैसे हो। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पे u मिल गया, अब फिर आपको क्या मिल गया? आप कहेंगे सर जो हमारा अंतिम वेग है वो मिल गया। अब मेरे मित्र फ्री फॉल के भांति कार्य कर रही है, तो g का वैल्यू तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना पड़ेगा ना। आप कहेंगे बिल्कुल ले सकते हैं, ध्यान दीजिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं, तो आंसर फ्रैक्शन में आएगा। तो फ्रैक्शन में ना लेकर के अगर 10 में लेते हैं तो आंसर हमारा सुदृढ़ तरीके से आएगा। क्या निकालना है आपको? h। क्या कहिएगा गुरुजी? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh होगा, क्योंकि रॉकेट ऊपर जा रहा है तो गुरुत्व के विरुद्ध जाएगा। आप कहिएगा अंतिम वेग तो गुरुजी 0 हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2gh हम लोग लिखेंगे, और यहां पे माइनस u स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे माइनस 2gh, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, 2 इंटू जी का वैल्यू आप कहिएगा 10, और h आपको क्या करना है सर? निकालना ही है। तो ध्यान दीजिएगा u स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जी का वैल्यू आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा, h आपको निकालना है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी
ये हो जाए। अच्छा यू स्क्वायर, यहाँ पे यू स्क्वायर वैल्यू मेरे मित्र दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू एच हो जाएगा। ये आपका 400 इक्वल टू 20 20 बिसाही 400, यानी कि एच इक्वल टू कितना हो गया, आप कहेंगे 20 मीटर। तो चला रॉकेट का इंजन खराब होने के बाद रॉकेट 20 मीटर ऊपर गया होगा, तब उसकी प्रारंभिक अंतिम वेग 0 हुई होगी और वो फिर नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया होगा। तो जब तक इंजन ठीक था तब तक 700 मीटर की दूरी कवर किया, जब इंजन खराब हो गया तब 20 मीटर की दूरी कवर किया। टोटल दूरी कितना किया, आप कहेंगे 700 प्लस 20, 720 मीटर की टोटल दूरी कवर की। इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लो। चला क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिमाण कितना होगा। 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जा रहा है और 6 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिमाण आपसे पूछा जा रहा है, तो बताओ ना बनेगा, आप क्या कहिएगा कि गुरुजी यहां पे u जो है वो हमारा 40 मीटर पर सेकंड है और t जो है वो कितना है, 6 सेकंड है, और हमसे पूछा जा रहा है कि 6 सेकंड बाद विस्थापन का परिमाण कितना होगा, यानी कि h इक्वल टू व्हाट। क्या कहेंगे कि गुरुजी ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे u हमारा 40 है और टाइम हमारा 6 सेकंड है, माइनस हाफ इंटू जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं और टी स्क्वायर तो आप कहेंगे 36, ये 2 5 10 हो जाएगा, 40 छाके 240 और माइनस मेरे मित्र क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 6 5 30, 5 3 15 3 18, 180, 240 में से 180 घट जाएगा, कितना बचेगा 60 मीटर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेना, क्वेश्चन नंबर 27 कि एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाती है, किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा। क्या कहेंगे कि किनारे से गिरता है मतलब प्रारंभिक वेग 0, टाइम कितना दिया हुआ है 0.8 सेकंड, जी का वैल्यू कितना लेना है, जी का वैल्यू सर जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, किनारा जमीन से कितना ऊंचा है, मतलब क्या कहेंगे कि गुरुजी h इक्वल टू, अच्छा यहां पे फेंका जा रहा था तो माइनस लिए, हाँ ठीक है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा था, अब गिर रहा है तो आप कहिएगा प्लस लेंगे, h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h इक्वल टू आप कहेंगे गुरुजी प्रारंभिक वेग 0 है तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा सीधे। ठीक है, आप सभी ध्यान देंगे, क्यों, क्योंकि चूंकि u इक्वल टू 0 तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ इंटू जी का वैल्यू 10, टी का आप कहेंगे 0.8 गुना 0.8, पॉइंट हटा दो, चला नीचे 10 आएगा, यहां पे भी पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, ये और ये कैंसिल, 2 चौका 10, 8 चौका 32 बटा 10, ये कितना हो गया 3.2 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है कि 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है, मान लीजिए g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह है। मेरे मित्र 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा है कोई लड़का और वहां से एक पत्थर फेंकता है, तो आपसे कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो जिस वेग के साथ पत्थर जमीन को छुएगा वो वेग क्या होगा, मतलब सीधे सीधे अंतिम वेग निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारा h कितना है 20 मीटर है, u तो आप कहेंगे जब गिरेगा तो सर जी वो 0 से ही गिरेगा, और g का वैल्यू कितना लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, और हमसे पूछा जा रहा है कि v इक्वल टू व्हाट। क्या कहिएगा कि गुरुजी चूंकि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh होता है, क्योंकि लड़का सॉरी ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का पत्थर फेंकता है, तो पत्थर जब वो फेंकेगा तो आप कहेंगे वो नीचे की ओर गिरेगा, जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पे हिट कर रहा है तो नीचे की ओर, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी v स्क्वायर तो हमें निकालना है, जबकि हमारा u क्या है 0, तो v स्क्वायर किसके बराबर होगा 2gh के बराबर होगा। यहां पे हम लिख देते हैं चूंकि u इक्वल टू क्या 0, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जी का वैल्यू कितना लेना है 10, h कितना है आपका, आप कहिएगा गुरुजी जो h है हमारा वो 20 मीटर है, h कितना है हमारा 20 मीटर है। तो भाई मेरे v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 दूना 20, 20 20 400 और
वी स्क्वायर इक्वल टू आप कहेंगे रूट अंडर 400 हो जाएगा और गुरुजी ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक मीनार के ऊपरी हिस्से से एक वस्तु को ऊर्ध्व दिशा में फेंका गया, मतलब मीनार के किसी ऊपरी हिस्से से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया और यह 5 सेकंड बाद जमीन पर पहुंची। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का अगर आरंभिक वेग 12 मीटर पर सेकंड है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? क्या कहिएगा कि आरंभिक वेग दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकंड और जो आपका समय लग रहा है वो कितना है? 5 सेकंड का। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी? क्या कहिएगा? ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। h इक्वल टू यहां पे 12 गुना 5 माइनस हाफ इंटू सर 10 और ये 25 5 दूना 10 और क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर जी ये 12 पंचे 60 माइनस 25 25 125 हो जाएगा और ये हमारा जो ऊंचाई होगा वैल्यू आएगा वो किस में आएगा? आप कहेंगे सर जी माइनस में, लेकिन हमें मीनार की ऊंचाई पूछा जा रहा है तो हम सीधे सीधे कहेंगे गुरुजी सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ नहीं किए हैं कि सर मीनार के ऊपरी हिस्से से वस्तु को ऊर्ध्व दिशा में फेंका गया, तो ऊपर की ओर जब फेंका गया चला तो प्रारंभिक वेग आपका 12 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या है? तो मीनार की ऊंचाई ऊपर जितना गया है उसके नीचे होगा, तो आप क्या कहेंगे? गुरुजी माइनस में होगा और माइनस में ऊंचाई चूंकि हम यहां पे बता रहे हैं तो वो सीधे सीधे 65 मीटर हो जाएगा। कैसे? तो 12 गुना 5 माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। आप कहेंगे सॉल्व करेंगे तो 125 में से 60 जाएगा तो 65 ही बचेगा। तो ये मेरे मित्र आपका टोटल ग्रेविटेशन चैप्टर का न्यूमेरिकल था। और अगर आप इतना क्वेश्चन को ढंग से समझ रहे हैं, फॉर्मूला आपको मालूम है, तो हमें नहीं लगता है कि आपको किसी भी प्रकार का सवाल दे दिया जाए तो आप उसको सर आंसर करने में, सॉल्व करने में आप कोई कठिनाई महसूस करेंगे। साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।